देख रहे हैं नेशन व्यू बीनाज त्यागी के साथ। रात के 8 बज चुके हैं। हाजिर इस वक्त की देश और दुनिया की हर उस खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार। खबरों के हर पहलू पक्ष को बताएंगे आपको, ताकि आप जब भी खबर पर कोई अपनी राय कायम करें तो वो सटीक हो, निष्पक्ष हो। सबसे पहले खबर उन 1400 पर्यटकों की जिनकी जान सांसत में थी। अंडमान निकोबार द्वीप के नील और हैवलॉक द्वीप पर ये लोग फंसे हुए थे। खराब मौसम के चलते वहां बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। समंदर का पानी उफान मार रहा था और पोर्ट ब्लेयर तक पहुंचना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक ही यातायात का साधन होता है, तो समुद्र मार्ग, या फिर आप अगर ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं और ये सेवा बहुत सीमित होती है कि आप चॉपर का सहारा ले सकें। लेकिन उसके बाद जब नौसेना की मदद ली गई और वायुसेना के चॉपर्स को रेस्क्यू में लगाया गया, अब तक कहा जा रहा है कि 400 से ज़्यादा सैलानियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। बचाए गए सैलानियों को एयरपोर्ट पर लाया गया। एयरपोर्ट पर सैलानियों से न्यूज़ नेशन से आप बीती सुनाई। इस बीच सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही वहां फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। इवन जो फूडिंग और लॉजिंग वो सब कुछ हमें फ्री कर दिया गया था, तो ऐसा अच्छा हमें कोई प्रॉब्लम है। इवन वहाँ से लाने पे भी वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह को यूज़ किया गया, तो वी आर वेरी हैप्पी, सीरियसली वी आर वेरी हैप्पी। और यहाँ पे भी ये सब फूडिंग वगैरह का भी अरेंजमेंट है, तो और भी अच्छा लग रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो राहत की सांस ले रहे हैं तमाम पर्यटक भी और उनके परिजन भी। अब बात करते हैं उस सपने की जो केंद्र सरकार दिखा रही है कि कैशलेस होगा इंडिया। कैश की किल्लत है तो कैशलेस हो जाओ ना, दिक्कत क्या है? सुनने में बड़ा अच्छा लगता है साहब, लेकिन क्या मोदी सरकार का ये सपना वाकई में हकीकत की जमीन पर कहीं ठहरता है? क्या ये सपना पूरा होना आसान है? कैश की कड़की से जूझते हिंदुस्तान को सरकार नए नए तरीके से डिजिटल डिस्काउंट देकर लुभाना चाहती है, ताकि वो कार्ड से पेमेंट करे। लेकिन जिस देश में महज 2% ट्रांजैक्शन ही कैशलेस होता हो, वहां क्या ये सपना साकार होना मुमकिन है? क्या होंगी मुश्किलें, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हाथों में फावड़ा हो लेकिन जेब में क्रेडिट या डेबिट कार्ड, ये वो सपना है जिसे सरकार साकार करना चाहती है। काले धन के खिलाफ जंग में ये शायद सबसे माकूल हालात भी हों, पर सवाल उस भारत का है जिसके लिए चंद दिनों पहले तक बैंक अकाउंट खुलवाना भी एक सपना था। डिजिटल इकोनॉमी की राह में कितने झटके हैं, ये जानना समझना हो तो इन मजदूरों के पास चलिए। कार्ड जानते हो? डेबिट कार्ड क्या होता है जानते हो? कार्ड नहीं जानते सर, हम दिया ही नहीं कोई कार्ड, मेरे को बताया नहीं। बैंक में खाता है आप? हाँ, खाता तो है। किस बैंक में? बड़ौदा बैंक में है। आधार कार्ड है? आधार कार्ड भी है। ठीक है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड? वो नहीं है, वो नहीं पता। हाँ, और घूंटा टेक हम तो। पेमेंट करने का तरीका तो है, मगर पढ़े लिखे नहीं है तो क्या कैसे करेंगे? कार्ड जानती हो आप? कार्ड क्या होता है? एटीएम कार्ड? हाँ, जानते है आपके पास? नहीं है। क्रेडिट कार्ड है? नहीं है, घर है। डेबिट कार्ड तो है हमारे पास, लेकिन 500 रुपए के लिए सब्जी के पास थोड़ी डेबिट कार्ड है। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, पूछो ना। क्रेडिट कार्ड, पूछो ना। कभी सुने हैं सर? ना, हम नहीं सुने हैं। आपके पास कोई कार्ड है पैसा निकालने का? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड? नहीं, कोई कार्ड नहीं सुने हैं? नहीं। बाबा, डिजिटल पेमेंट जानते हैं क्या होता है? नहीं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो होता है ना, जिसे पैसा स्वैप करते हैं, कार्डे से पेमेंट हो जाता है। हम लोग के पास कुछ नहीं है। कभी इस्तेमाल नहीं किए कार्ड? कभी नहीं। ये वो तबका है जिसके लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ ही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। तो सवाल यही है कि क्या ये लोग मोदी सरकार के सुहाने सपने का हिस्सा बनने को तैयार हैं? आप क्या करते हैं? कड़िया का काम करते हैं। आपका बैंक अकाउंट है? अकाउंट भी है। और आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ रखते हैं? सब है। डेबिट कार्ड रखते हैं। आप लोगों का बैंक अकाउंट है, डेबिट कार्ड वगैरह कुछ है? एटीएम है। तो आप लोग ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कभी करते हैं? नहीं कर सकता। अब जरा राजधानी दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं और समझते हैं कि जहां देश का दिल धड़कता है, वहां मजदूरों को कैशलेस इकोनॉमी की चिड़िया की जानकारी कितनी है। ई ट्रांजैक्शन समझते हैं क्या होता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? कुछ नहीं समझते इसको हम लोग। कुछ ये तो वैसे ही लिखा रखा। डेबिट कार्ड नहीं जानता हूँ सर। आप बताइए। डेबिट नहीं जानते। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं पता है? नहीं। किसी ने बताया आपको? नहीं। तो अकाउंट खुलवाया आप लोग ने? किसी का अकाउंट है? आपका अकाउंट है? हाँ सर है। किस बैंक में अकाउंट है? सेंट्रल बैंक में है जी।
आपका अकाउंट है? यूपी ग्रामीण बैंक। यूपी ग्रामीण बैंक जी। आपका अकाउंट? मेरा नहीं है। आपका है अकाउंट? आपका अकाउंट है? नहीं है। आपका अकाउंट है? कभी मैंने देखा ही नहीं है। जाहिर है सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ऑनलाइन भारत बेहद छोटा है और नकदी कारोबार बेहद बड़ा है। हालांकि सरकार इस खाई को पाटने की कोशिश में है। 2 करोड़ से ज्यादा रुपए कार्ड किसानों को जारी करने का ऐलान किया गया है। आधार कार्ड से भी डिजिटल लेन देन की सुविधा शुरू करने पर विचार किया जा रहा है, पर चुनौतियां बड़ी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो क्या सरकार के डिजिटल इंडिया के सपने में ऐसा तो नहीं कि आपने धरातल तैयार किया नहीं, सड़क तैयार की नहीं और रेस के लिए उतर गए? डिजिटल लेन देन का प्रचलन नोटबंदी के बाद से तेजी से बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। इन दिनों में कार्ड से पेमेंट, नकदी बिन कारोबार की दर औसतन 20 से 30% तक बढ़ी है। लेकिन इसी दरमियान उन लोगों को भी नुकसान हुआ जिनके पास ना तो कार्ड थे और ना नकदी। नोटबंदी के बाद दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में सड़क किनारे चाय की दुकान लगाने वालों से लेकर परचून की दुकान तक कार्ड से पेमेंट करने का तरीका इस्तेमाल किया जाने लगा है। लेकिन कई दुकानदारों को अभी कार्ड से पेमेंट और ई वॉलेट जैसी सुविधा की जानकारी नहीं है। कहा यह जा रहा है कि अब ऑनलाइन पेमेंट की तरफ बढ़ो, ई वॉलेट की तरफ, तकनीक का उपयोग करो, कार्ड से पेमेंट करो, पेटीएम से करो। उसकी कितनी जानकारी है तुम्हें? उसकी नहीं जानकारी सर। बिल्कुल भी नहीं जानते ऑनलाइन पेमेंट क्या होती है? बैंक में अकाउंट है तुम्हारा? नहीं है? अकाउंट है। अकाउंट है, लेकिन अभी ऑनलाइन पेमेंट की जानकारी नहीं जानते हैं। जो कार्ड से पेमेंट हम करते हैं, जो पेटीएम करते हैं फोन से, उसकी जानकारी कितनी है? वो तो जानकारी हमको नहीं है। अब आपको यूपी की राजधानी लखनऊ शहर में सड़क किनारे कपड़े बेचने वालों के बाजार में लिए चलते हैं। देखते हैं वहां लोगों के बीच डिजिटल पेमेंट को लेकर क्या जानकारी है। कैशलेस इंडिया करेंगे, कैश नहीं होगा, इस्तेमाल होगा, तो तब कैसे होगा बिजनेस आपका? देखा जाएगा सर ऊपर वाले के हवाले, फिर जैसे चलेगा, फिर एटीएम से ही चलेगा, फिर देखा जाएगा। हम लोग तो छोटे दुकानदार हैं, जैसे भी होगा चलाया जाएगा। बैंक में अकाउंट है आपका कि नहीं? बैंक में अकाउंट तो है लेकिन चलता नहीं है, वो ऐसे ही है बस। अकाउंट है, अकाउंट बस सिर्फ अकाउंट। डेबिट कार्ड और कैश कुछ कार्ड नहीं, सब नहीं करते, स्वैप मशीन वगैरह इस्तेमाल नहीं करते? कुछ नहीं। बैंक में अकाउंट होगा? जी है। तो डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं? जी करते हैं। हम हाजिर हैं कोलकाता की न्यू मार्केट में। भैया आप बताइए कि डिजिटल पेमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हमारा दुकान है, डिजिटल पेमेंट यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, इसलिए कि डिजिटल पेमेंट के बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक आएगा वो 100 और 200 रुपीज़ का अगर सामान लेगा ये खुदरा का, तो उसमें डिजिटल पेमेंट हम लोग क्या करेंगे? डिजिटल पेमेंट वो बड़ा शॉप में होता है, जैसा कार्ड पेमेंट हुआ। अगर हम लोग कार्ड वाला मशीन लाने जाएंगे तो क्या है कि उसमें ट्रेड लाइसेंस दो, फिर आपका करेंट अकाउंट दिखाओ, IT फाइल शो करो, तब मुझे मिलेगा मशीन। तो मशीन तो यहाँ पे रखना पॉसिबल भी नहीं है। हालांकि सरकार विज्ञापनों के जरिए पूरी कोशिश कर रही है कि लोग नकदी बिन लेन देन के तरीकों को लेकर जागरूक हों, लेकिन देश में फौरन इसका प्रचार इतना आसान भी नहीं नजर आता। टीम न्यूज़ नेशन। तो कुछ कदम सरकार चलेगी, कुछ व्यवस्था करेगी और कुछ ऐसा भी होता है कि जब सर पे पड़ती है तो आदमी सीख ही लेता है। बहरहाल इस बीच नोटबंदी के दौर में कैशलेस इंडिया पर जोर दिया जा रहा है। इसकी अपनी दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन संसद में इस मुद्दे पर फिलहाल सिर्फ शोर और शोर ही सुनाई देता है। कल तक सरकार चर्चा के लिए ताल ठोक रही थी और अब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दम भर रहे हैं। पहले इस बात पर नहीं कि इस अहम मुद्दे पर चर्चा हो जाए, जोर अपनी अपनी शर्तें मनवाने के लिए दोनों तरफ से हो रहा है, इसलिए गतिरोध अब तक बना हुआ है। ये जो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी ने अकेले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम किया है, उसके बारे में बताना चाहता हूं और इसके पीछे क्या है ये भी बताना चाहता हूं, और मुझे रोका जा रहा है। ये कांग्रेस के लिए प्राथमिकता हो सकती है, उनके नेता को सामने करना। ये हीला हवाली ही तो संसद में हंगामे का सबब है। अब तक नियमों की आड़ में डिबेट को रिबेट दे रही कांग्रेस अब जाग गई है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा। पर सरकार कह रही है राहुल जो मर्जी बोले, पर शर्तें उनकी मानी नहीं जाएंगी। डिमोनेटाइजेशन क्या है, किसको इससे फायदा मिला, किसकी मदद हो रही है, किसका नुकसान हो रहा है और ये क्यों किया गया है, ये मैं आपको बता रहा हूं। हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा, मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। 100% if they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to come. पहले दिन ही आपको इस बहस में भाग लेना चाहिए था और आपके पक्ष
देश के सामने और सदन के सामने रखना चाहिए था। ये सारे बहाने हैं। विपक्ष, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तृणमूल ये बहस से दूर भाग रही है। एक महीने से राहुल गांधी जिस नोटबंदी को इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम बता रहे हैं, उस पर संसद में सरकार को घेरने की नाकामी उनकी पार्टी की भी है। पिछले लगभग 3 सप्ताह से क्यों हाउस नहीं चल पाया, जब बार बार ये कहा जा रहा था कि सरकार की ओर से हम चर्चा के लिए तैयार हैं किसी भी नियम के अंतर्गत, और सरकार तो चाहती थी कि चर्चा हो, तो सरकार को इससे अवसर मिलता है अपनी बात रखने का। आप कह रहे हैं सदन नहीं चल रहा, सदन में ये प्रजातंत्र है, ये सरकार की मोहर लगाने की जगह नहीं है। विपक्षी दल अगर जनता की आवाज नहीं उठाएंगे, देश में उन्होंने आर्थिक अराजकता ला दी है, तो कौन इस बात को उठाएगा। नोटबंदी पर मचे संग्राम के बीच आयकर विभाग की रेड जारी है। देश भर से अब तक 100 करोड़ से भी ज्यादा की रकम हासिल हुई है, जिस पर आयकर विभाग को संदेह है। सख्ती के बीच आईटी डिपार्टमेंट ने राजधानी दिल्ली के एक्सिस बैंक की चांदनी चौक ब्रांच का भी सर्वे किया, जिसमें 44 बैंक खातों में जमा की गई रकम में डिपार्टमेंट को गड़बड़ी की बू आ रही है। नोटबंदी के बाद काले को सफेद करने का खेल। दिल्ली में 100 करोड़ की रकम सब, 44 बैंक खातों पर आईटी की नजर। काले धन को सफेद करने के खेल पर नजरें गड़ाए आयकर विभाग की टीम ने राजधानी दिल्ली में एक्सिस बैंक के चांदनी चौक ब्रांच का सर्वे किया। बताया जा रहा है कि इस ब्रांच में नोटबंदी के बाद से अब तक 450 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हुए हैं। जांच में 44 खाते ऐसे मिले जिनमें केवाईसी नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए, और इन खातों में करीब 100 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। आशंका है कि ये रकम काले धन को सफेद करने के खेल का हिस्सा है, इसलिए आयकर विभाग कड़ी पूछताछ में जुटा है। दिल्ली के चांदनी चौक की एक्सिस बैंक की ब्रांच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा। करीब 12 इनकम टैक्स के अधिकारियों ने चांदनी चौक की इस एक्सिस बैंक की शाखा में छापा मारा। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी अकाउंट्स खुलवाए गए हैं। इनकम टैक्स ने यहां से दस्तावेज हासिल किए हैं और इस बात की जांच चल रही है कि आखिर किन लोगों ने किस तरीके से यहां पर इतनी बड़ी रकम जमा कराई है। बैंक के मैनेजर और स्टाफ से भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूछताछ की है। सूत्र बता रहे हैं जल्द ही इस सिलसिले में एक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। नोटबंदी के बाद अब तक देश भर में 200 करोड़ से भी ज्यादा की काली कमाई पकड़ में आई है। चेन्नई में 90 करोड़ बरामद किए गए, तो वहीं जबलपुर में 18 लाख रुपए के नए नोट जब्त हुए। कर्नाटक में पुलिस ने 71 लाख रुपए बरामद किए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी 31 लाख रुपए पकड़े गए। पणजी में 1.5 करोड़ रुपए के नए नोट बरामद हुए, जबकि ओडिशा के संबलपुर में 85 लाख रुपए के नए नोट और 24 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद किए गए हैं। माना जा रहा है कि पकड़ी गई रकम काली कमाई का ही हिस्सा है। दिल्ली से रुमानुल्ला खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो कहीं छापेमारी हो रही है, कहीं आश्वासन हो रहे हैं, तो कहीं अदालत का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। नोट की किल्लत ही कुछ ऐसी है कि अब कैश न मिलने से लोगों का धीरज टिवा दे रहा है। वाराणसी में कैश की किल्लत से परेशान लोगों ने विरोध का एक नया तरीका अपना लिया। लोगों ने एटीएम की आरती उतारी और फूल माला चढ़ाकर पूजा अर्चना की कि शायद कुछ पैसे निकालने ही लगे। वहीं बेंगलुरु में एटीएम का मॉडल बनाकर उसका पिंडदान किया गया। शहर में ज्यादातर एटीएम दरअसल बंद पड़े हुए हैं और ये लोगों का तरीका है अपना गुस्सा जाहिर करने का। नोटबंदी से किसके अच्छे दिन आए ये तो फिलहाल बताना मुश्किल है, लेकिन बनारस में एटीएम के अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। धर्मनगरी बनारस में एक नए देवता का अवतरण हो गया है। यहाँ टीका, चंदन आरती, लड्डू पेड़े सबका मजा ले रहे हैं एटीएम महाराज। दरअसल एटीएम महाराज ने बार बार चक्कर लगाने पर भी पैसे देने से इनकार कर दिया और लोगों के सारे जतन फेल हो गए। तब पूजा पाठ शुरू की गई। सुबह से लोग लाइन लगा खड़े थे, इसके बाद भी यहाँ पैसा नहीं है, लोग परेशान हैं। हम लोगों ने आरती करके माला चढ़ा के एटीएम को, ब्रांच मैनेजर को और अपने प्रधानमंत्री जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपके सामने सब कुछ साबुत है, सब आपके सामने है। कुल मिलाकर एटीएम के भीतर पूरा का पूरा माहौल भक्तिमय हो गया, लेकिन इतने जतन के बाद भी धन का जुगाड़ नहीं हो पाया। एटीएम देवता को समझना होगा ये कलयुग है। जनता आरती उतारना जानती है तो उसे पिंडदान करते भी देर नहीं लगती। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए इस बीच उस खबर की बात करते हैं जिसको लेकर आशंका लगातार बनी रहती है और चिंता का सबब यह है कि आईएस का इंडियन कनेक्शन जो है लगातार सामने आ रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI की एक टीम आज भारत पहुंची। इस टीम ने आईएस के संदिग्ध मोहम्मद
मसूद्दीन उर्फ मूसा से पूछताछ की। खबर है कि अमेरिका में संभावित आतंकी हमले की साजिश के तार मूसा से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद मसूद्दीन उर्फ मूसा। ये तस्वीर है आईएस के उस संदिग्ध की जिसे पश्चिम बंगाल के बर्धमान से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन शक है कि मूसा ने आईएस के साथ मिलकर अमेरिका में हमले की साजिश रची। फिलहाल मूसा एनआईए की गिरफ्त में है। शक है कि मूसा भारत में कुछ अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने के लिए आया हुआ था। इसलिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई भी मूसा से पूछताछ के लिए भारत पहुंची। एनआईए के स्टेट हेडक्वार्टर में एफबीआई ने मूसा से सवाल जवाब किए। संदिग्ध आईएसआईएस एजेंट मूसा, जिसे कुछ ही दिन पहले पश्चिम बंगाल से एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया था, उससे पूछताछ करने के लिए एफबीआई की टीम कोलकाता के एनआईए ऑफिस में पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक एफबीआई के पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके मुताबिक उन्हें पता चला है कि अमेरिका में आईएसआईएस कुछ आतंकी हमले करने के बारे में प्लान कर रही थी और यही वजह है कि एफबीआई की टीम अब कोलकाता में पहुंची है एनआईए की ऑफिस में और वो वहां पे मूसा से पूछताछ कर रही है। दरअसल एनआईए ने लोकल कोर्ट से मूसा की 2 दिन की कस्टडी ली थी। बताया जा रहा है कि मूसा ढाका हमले के मास्टरमाइंड अबू सुलेमान के संपर्क में था। इसी आरोप में उसे 4 जुलाई को बर्दवान स्टेशन से पकड़ा गया था। एफबीआई से पहले बांग्लादेश की एंटी टेरर एजेंसी आरएबी भी उससे पूछताछ कर चुकी है, जिसमें मूसा ने बताया था कि वो साल 2015 में आईएस आतंकी सुलेमान से मिल चुका है। सूत्रों के मुताबिक फेसबुक और दूसरी चैट साइट्स के जरिए मूसा सीरिया और अफगानिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के संपर्क में आ गया। उसके बाद उसने लगातार ऐसे लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया जिसमें जिहाद के बारे में लोगों को उकसाया जाता है। पश्चिम बंगाल के बर्धवान शहर का रहने वाला 25 साल का मूसा पिछले 2 साल से तमिलनाडु के तिरुपर शहर में रहता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक मूसा वहीं से ऑनलाइन वेबसाइट्स के जरिए आईएसआईएस के साथ जुड़ गया। मूसा 7 से 8 भाषा बोलने में माहिर माना जाता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक मूसा की निशानदेही पर उसके 2 साथी भी गिरफ्तार किए गए थे। मूसा अपने इन 2 साथियों के साथ हिंदुस्तान की जमीन पर ऐसा खूनी खेल खेलने वाला था कि किसी की भी रूह कांप जाए। सूत्रों के मुताबिक मूसा आईएसआईएस के लोन वुल्फ अटैक का एक बड़ा औजार बन चुका था। आईएसआईएस आतंकियों की तर्ज पर भारत में भी लोगों का सिर कलम करना चाहता था। इसके लिए मूसा ने 13 इंच लंबा एक छुरा भी खरीदा था, लेकिन उसकी यह साजिश अपने अंजाम तक पहुंच पाती उससे पहले ही पुलिस इसके गिरेबान तक पहुंच गई। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं उत्तर भारत में सर्दी के अटैक की। जी हाँ, एक तरफ तो पारा लगातार लुढ़क रहा है, वहीं कोहरे ने भी दस्तक दे दी है जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूपी में ठंड से 26 लोगों की मौत की दर्दनाक खबर है। वाराणसी समेत पूर्वांचल में 10 लोगों की जान चली गई है, जबकि कानपुर में भी 10 लोगों की जान जाने की खबर है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी आज भी बेहद कम रही। रेल यातायात और हवाई सफर पर भी असर पड़ा है। कोहरे की वजह से पंजाब के फजलका में टीचर्स को ले जा रहा गाड़ी ट्रक से जा टकराई, जिसमें 13 टीचर्स की मौत हो गई है। तो कोहरे का सितम जो है वो लगातार बना हुआ है। तो ये थी देश दुनिया की हर अहम खबर हर पहलू के साथ नेशन व्यू में।